तो यहाँ पर हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है टाइम एंड मोशन। तो टाइम एंड मोशन में कौन कौन से पॉइंट इंगित किए गए हैं, किन किन बिंदुओं पर ये आदेश है, पूरा डिटेल वीडियो होगा, तो वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा। और जनरली क्या है कि अभी बीएससी महोदय द्वारा या महानिदेशक द्वारा टाइम एंड मोशन के बारे में आदेश कर दिया जाता है। तो इसी आदेश को लेकर जो बातचीत की जाती है कि विद्यालय इस तरीके से चलने चाहिए, तो इसी आदेश के अकॉर्डिंग होते हैं। तो इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, और ज़रूरी हो तो हमसे आप पीडीएफ भी मांग सकते हैं कमेंट के द्वारा, या हमारे यदि टेलीग्राम व्हाट्सएप पर जुड़े हैं अगर आप, तो वहाँ पर मैं ये भेज दूँगा। तो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है टाइम एंड मोशन स्टडी। ये आदेश जो है पुराना आदेश है और यही जनरली अभी तक चल रहा है। टाइम एंड मोशन की अगर बात की जाती है तो इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा होती है। तो इनमें सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो है 1 नंबर विद्यालय अवधि, यानी कि विद्यालय का जो समय है वो क्या रहता है। तो ये है 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक विद्यालय का समय 8 से 2 बजे है। लेकिन इसमें क्या है, प्रार्थना सभा और योगाभ्यास 7:15 बजे तक आपको करवाना है। उसी प्रकार से जो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक विद्यालय रहता है उसमें 9 से 3 विद्यालय रहता है और इसमें 9:15 बजे तक प्रार्थना वगैरह योगाभ्यास हो जाना चाहिए, यानी कि 9:15 बजे इसकी क्लास शुरू होनी चाहिए। अब जब इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वो ये है, इसको आप देखिएगा। यहाँ पर साफ है कि शिक्षण अवधि से 15 मिनट पूर्व और शिक्षण अवधि के 15 मिनट पश्चात विद्यालय खुला रहना चाहिए न्यूनतम। तो इन चीज़ों में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है, इनको आपको फोकस करना पड़ेगा, इनको ध्यान। 15 मिनट पहले विद्यालय खुलना चाहिए और 30 मिनट मिनिमम विद्यालय बाद में खुलना चाहिए। तो इस चीज़ पर ध्यान देना। इसके बाद में बात करते हैं समय सारणी पे। जो दूसरा बिंदु है यहाँ पर वो है समय सारणी। विद्यालय निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही संचालित किए जाएंगे। निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रत्येक कालांश 40 मिनट का होगा। प्रत्येक कालांश में शिक्षकों द्वारा अपने विषय से जुड़ाव के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जाए। पिछले दिनों पढ़ाए गए पाठ की पुनरावृत्ति स्केप कराया जाए। तदुपरांत प्रभावी कक्षा शिक्षण गतिविधियों का संचालन और कालांश के अंत में पढ़ाई सिखाए गए पाठ्य बिंदु पर समीकरण किया जाए। तो ये इस प्रकार से इसकी समय सारणी होनी चाहिए। तो इसका यदि हम निचोड़ निकाले समय सारणी का तो ये है कि 40 मिनट का प्रत्येक पीरियड, यानी टाइम टेबल के हिसाब से विद्यालय का संचालन होना चाहिए। जो भी विषय पढ़ाया गया उसकी आज जैसे जो आपको पढ़ाना है उसका समीकरण होना चाहिए, पिछले दिन जो पढ़ाया था उसका पुनरावृत्ति होना चाहिए। तो इस प्रकार से कार्य चलेगा। अब हम शिक्षण दिवस की बात करें तो शिक्षण दिवस में तो बस एक ही लाइन है, सीधे सीधे दी गई है, 240 दिन शिक्षण कार्य होना चाहिए। अब बात करते हैं सार्वजनिक अवकाश की। तो इससे संबंधित देखते हैं क्या है। तो सार्वजनिक अवकाश की एक पूरी लिस्ट पूरे सत्र की जारी की जाती है, वही अवकाश ही मान्य होंगे, इसके अलावा कोई भी अवकाश मान्य नहीं होगा। अब देखते हैं ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश। तो इनके लिए भी निर्धारित कर दिया गया है कि शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक होंगे और ग्रीष्मकालीन अवकाश 20 मई से लेकर 15 जून तक होंगे। ग्रीष्म अवकाश के पश्चात सत्र आरंभ दिनांक 16 जून से शुरू होगा और इस बार से ये हुआ भी है। तो ये इतने पॉइंट हो गए यहाँ तक के। अब देखते हैं पंजिकाओं के रख रखाव। तो इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है, कितनी पंजिकाएं हैं उनको आपको रख रखाव किया जाना है। तो किस पंजिका में क्या किया जाना है पूरा डिटेल है यहाँ पर, हमने पहले ही बता दिया आपको। पूरा वीडियो डिटेल में बनेगा तो आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं कहीं पर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है शिक्षक डायरी। प्रत्येक शिक्षक के पास एक डायरी होनी चाहिए, उसमें कक्षावार, विषयवार, अगले सप्ताह में प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु कार्य योजना, विषयवार अपेक्षित लर्निंग आउटकम प्राप्त न करने वाले बच्चों का चिन्हांकन एवं ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में वर्णित 18 तकनीकों के आधार पर रिमेडियल टीचिंग की जाएगी। उपस्थिति पंजिका, इसमें अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया की उपस्थिति का समेकित पंजिका होगी। इसके बाद में प्रवेश पंजिका, इसमें नामांकित छात्र छात्राओं का संपूर्ण विवरण, अंतिम कक्षा उत्तीर्ण और अन्यत्र गमन हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गमन का विवरण होगा। ये प्रवेश पंजिका रहेगी। इसके बाद में कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, ये दैनिक उपस्थिति होगी, प्रत्येक क्लास के लिए होगी, प्रत्येक बच्चे की जो उपस्थिति ली जाएगी एक बार। इसके बाद में है एमडीएम पंजिका, इसमें लाभार्थी संख्या होगी, मेनू, खाद्यान्न, व्यय आदि पर लेखा जोखा पूरा विवरण रखा जाएगा। समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, निःशुल्क जो पाठ्यपुस्तकें वितरण की जाती हैं, स्कूल ड्रेस तो अब नहीं की जाती, बैग नहीं की जाती हैं, तो मुख्य रूप से जो भी निःशुल्क वितरण किया गया है उसके लिए ये पंजिका। इसके बाद स्टॉक पंजिका, विद्यालय की संपूर्ण परिसंपत्तियों, वस्तुओं, पंजिकाओं का जो विवरण होता है वो उसमें दर्ज होना चाहिए स्टॉक पंजिका में। इसके बाद में बात करते हैं आय व्यय पंजिका। विद्यालय में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय और व्यय का विवरण जहाँ पर निर्धारित प्रारूप
सपोर्टिव होंगे वो पंजिका होगी उसमें लिखा जाएगा। इसके बाद में चेक इशू पंजिका यानी कि बजट वार एसएमसी वाली जो चेक, तो इसमें एसएमसी से संबंधित जो भी चेक से कटती हैं उनको इशू की गई हैं उनसे संबंधित एक पंजिका होगी। उसके बाद में बात करते हैं 10 नंबर पंजिका की। तो 10 नंबर जो बैठक पंजिका है वो है विद्यालय प्रबंध समिति, अध्यापक, अभिभावक जो बैठक होती है, रसोईया चयन आदि कार्रवाई जो भी की जाती है उसकी एक बैठक पंजिका होती है। इसके बाद में है निरीक्षण पंजिका, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक निरीक्षण पंजिका बनाई गई। उसके बाद में है पत्र व्यवहार पंजिका, विद्यालय से संबंधित निर्गत और आगम पत्रों का विवरण इसमें रखा जाता है। इसके बाद में है बाल गणना पंजिका, तो ये 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी गणना के लिए एक पंजिका निर्धारित की गई है, तो वो है आपकी बाल गणना पंजिका। इसके बाद में है पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका, तो पुस्तकालय एवं खेलकूद सामग्री के क्रय हेतु प्राप्त धनराशि का विवरण, पुस्तकों की संख्या, विवरण, प्रकाशन का विवरण, स्पोर्ट के अंतर्गत खेलकूद सामग्री का विवरण इसमें अंकित किया जाएगा। तो इस प्रकार से 14 पंजिकाएँ अब विद्यालय में केवल कार्य करेंगी। तो ये तो था पंजिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। अब बात करते हैं अनुसरण से संबंधित। तो 2 प्रकार के अनुसरण किए जाएंगे विद्यालय में, एक होगा एकेडमिक अनुसरण, एक होगा सहयोगात्मक श्रवण, सपोर्टिव सुपरविजन होगा, एक प्रशासनिक अनुसरण होगा। तो सपोर्टिव सुपरविजन है यानी कि अकादमिक अनुसरण है, तो इसमें एसआरजी हैं, डाइट मेंटर हैं, एआरपी हैं, ये लोग आएंगे आपके विद्यालय में और हर चीज़ को समझेंगे, देखेंगे और आपको सुझाव देंगे। इसके बाद में जो होगा प्रशासनिक अनुसरण, इसमें मॉड्यूल समीक्षा और सपोर्टिव सुपरविजन के आधार पर इसमें किया जाएगा, टास्क फोर्स गठित किए जाएंगे। तो इसमें टारगेट जो दिए गए हैं विद्यालयों में हर क्लास के लिए उनसे संबंधित क्वेश्चन भी किए जाएंगे। तो ये इस प्रकार का एक सुपरविजन रहेगा। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण जो आदेश है मैंने आपको इसमें दिखाया। फिर भी यदि और पॉइंट है जैसे किस शिक्षक को क्या करना है क्या नहीं करना है, इससे संबंधित यदि हम बात करें तो चलो उसको भी इसी में सम्मिलित कर लेते हैं कि शिक्षक को क्या करना है। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है, देखिए विद्यालय अवधि में शिक्षक क्या करें। तो सबसे पहले तो विद्यालय अवधि में शिक्षक क्या करें कि अगर हम बात करें तो उन्हें समय से विद्यालय में उपस्थित होना चाहिए, इस आदेश में लिखा हुआ है। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 10:15 से 10:45 तक जो सामान्यतः मध्यावकाश होता है वो इस प्रकार से होगा। उसके बाद 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक जो अवकाश है वो 11:55 से लेकर 12:25 तक का रहेगा। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी आप अपने स्तर से कर सकते हैं। आप अपने विद्यालय की किस प्रकार से समय सारणी तैयार कराते हैं उस हिसाब से ही हो जाएगा। इसके बाद दीक्षा प्लेटफॉर्म का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। विद्यालय में कोई भी मद्यपान, धूम्रपान, जाति प्रथा, लिंग भेदभाव, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बच्चों को समय से विद्यालय में उपस्थित होने और योग के माध्यम से बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखें। स्पोर्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विद्यालय में इन्हें कराया जाए और निर्धारित समय सारणी और निर्देशों का पालन किया जाए। इसके साथ साथ अन्य बिंदु भी हैं, विद्यालय में आईसीटी का भी प्रयोग किया जाए। अन्य चीज़ें जो भी हैं इसमें हैं। शिक्षण अवधि में क्या ना करे शिक्षक, जैसे कि पासबुक एंट्री करवाना, अपडेटेशन करवाना, ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान से वार्ता करना, चेक पर हस्ताक्षर कराना, एमडीएम संबंधी आवश्यकताओं के लिए निरीक्षण, सपोर्टिव सुपरविजन में कोई शिक्षक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाना, ये बिंदु नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है।